हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम दुआ क्लासेस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स MEG 05 इग्नू, दैट इज लिटरेरी थ्योरीज एंड क्रिटिसिज्म, जिनको कवर करके आप अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकते हैं। हम बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे इन सभी टॉपिक्स को। ये हमारा एक तरीके से फ्लैश कार्ड रिवीजन होगा, जिसमें कि हम क्विकली डिस्कस करेंगे ब्लॉक वाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। जब हम ब्लॉक वन की बात करते हैं तो कुछ थ्योरीज जैसे कि रसा थ्योरी और रसा के साथ साथ ध्वनि थ्योरी, ये थ्योरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। भारता मुनि का दिया हुआ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है रसा थ्योरी, propounded in नाट्य शास्त्र, and these are the 8 rasas. You need to cover all these 8 rasas in detail. Shringara rasa, Hasya rasa, Karuna rasa, रौद्र रसा, वीर रसा, भयानक रसा एंड विभत्स रसा। इन सभी 8 रसास को, अद्भुत रसा के साथ इन सभी 8 रसास को आपको बहुत डिटेल में कवर करना है अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यू नीड टू फिल अप एटलीस्ट 5 पेजेस फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर, और तब आपकी नॉलेज बहुत ही डिटेल्ड होनी चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ध्वनि थ्योरी और रसा थ्योरी का मतलब समझना। ध्वनि थ्योरी एक सेमेंटिक थ्योरी है जो कि हमें किसी भी बात का मतलब बताती है, और रसा थ्योरी हमें बताती है कि किस बात का क्या इम्पैक्ट हुआ है। इसके बाद कुछ और थ्योरीज हैं जो करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्फोटा थ्योरी गिवन बाय भर्तृहरि एंड औचित्य थ्योरी गिवन बाय शिमिंद्रा, एंड वन मोर वेरी important theory, that is resistance to theory by Paul Demen, जिसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ बताया कि लैंग्वेज किस तरीके से खुद को ही रिस्ट्रिक्ट करती है। लेट अस मूव ऑन टू ब्लॉक 2 नाउ। देखते हैं ब्लॉक 2 में हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आइए बात करते हैं थियोरी ऑफ इमिटेशन की, प्लेटो और एरिस्टोटल की। प्लेटो और एरिस्टोटल की ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हर तरीके के स्टूडेंट के लिए। प्लेटो ने इमिटेशन को मेरली कॉपी बोला था, लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि इमिटेशन, किसी चीज को कॉपी करना, एक क्रिएटिव प्रोसेस है। प्लेटो ने इस कॉपी को पेंटिंग से कंपेयर किया। ऑन द कॉन्ट्ररी, एरिस्टोटल ने म्यूजिक के साथ। एंड प्लेटो सेज दैट पोएट्री इज twice removed from reality, या किसी भी तरीके का आर्ट is twice removed from reality, it is a shadow of shadows. But Aristotle says कि poetry is quite creative and an idealized version of reality. Imitation के साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि आप 6 elements of tragedy को भी बहुत अच्छे से समझे। प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग एंड स्पेक्टेकल, जिसमें कि प्लॉट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और कहा गया है प्लॉट इज द सोल ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रेजिडी। की थियोरी ऑफ ट्रेजेडी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे कि हमर्टिया, एनाग्नोरिसिस, पेरिपटिया, कथारसिस, ये सभी शॉर्ट नोट्स में आने के काफी चांसेस हैं। तो इन चारों कॉन्सेप्ट्स को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। मूविंग टुवर्ड्स ब्लॉक 3, देखते हैं ब्लॉक 3 में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। हमारा ब्लॉक 3 रोमांटिक क्रिटिसिज्म है, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के साथ साथ पीबी शेले को भी। जब भी हम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की बात करते हैं तो इमेजिनेशन एक कंसेप्ट आता है, और कॉलरिज को लेकर हमें दो कंसेप्ट्स करने होंगे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस तरीके से बहुत सारे कंसेप्ट्स को समझाया है इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू बी कवर्ड। उसके साथ ही साथ ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एसटी कॉलरिज का दिया हुआ है। एसटी कॉलरिज ने बहुत ही खूबसूरती के साथ डिफरेंस बताया हुआ है इमेजिनेशन और फैंसी का, और साथ ही साथ इमेजिनेशन को दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। दिस इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर्स, आई मस्ट से। जब भी हम रोमांटिसिज्म की बात करते हैं तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर दिस राइटर, दैट इज पीबी शेले।
पीपी शैले को कवर किए बिना रोमांटिसिज्म की स्टडी इनकम्प्लीट है एक तरीके से। पीपी शैले का डिफेंस ऑफ पोएट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है whenever we talk of any kind of romantic criticism. In this particular essay, basically he has given a reply to one of his friend Peacock, जिन्होंने पोएट्री को थोड़ा सा inferior बताया था, and पीबी शैले could not tolerate that thing, and he said कि poetry is very important for the society. In this document, a defense of poetry. इसके बाद हम बढ़ेंगे ब्लॉक 4 की तरफ और देखते हैं ब्लॉक 4 में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे कवर करने के लिए। ब्लॉक 4 इज ऑल अबाउट न्यू क्रिटिसिज्म, जिसमें कि हम बहुत ही क्लोज रीडिंग करते हैं टेक्स्ट की। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यू क्रिटिसिज्म, द फर्स्ट नेम दैट अकर्स इन द माइंड इज ऑफ आई ए रिचर्ड्स, जिनके दो कॉन्सेप्ट्स को हमें करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। साथ ही साथ हमें कवर करना है टीएस एलियट को भी। टीएस एलियट जो कि एक बहुत ही अच्छे प्ले राइट और पोएट होने के साथ साथ क्रिटिक भी हैं। उन्होंने हमें 3 बहुत ही खूबसूरत एसेज दिए हैं। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जिसमें से थियोरी ऑफ impersonality is supposed to be covered by us. The metaphysical poets, out of which we are supposed to cover dissociation of sensibility. Hamlet and his problems, specifically ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज द टर्म दैट वी आर सपोज टू कवर, और साथ ही साथ आप इनके ईयर्स भी याद रखेंगे। दैट विल बी अ डबल बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ यू। इसके बाद जो टॉपिक हमें कवर करना चाहिए अंडर न्यू क्रिटिसिज्म, दैट इज द ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ एफ आर लिविस, इन विच ही हैज टोल्ड अबाउट all the great novelists. Now comes the turn of this writer, this critic, J.C. Ransom, जिसकी वजह से हमें ये टर्म मिली है द न्यू क्रिटिसिज्म। 1941 में उन्होंने बुक पब्लिश की थी द न्यू क्रिटिसिज्म, एंड दिस कंसेप्ट द न्यू क्रिटिसिज्म, दिस स्टडी केम इनटू एग्जिस्टेंस along with the publication of this book, the new criticism. The next topic is irony as a principle of structure. ये भी block 4 new criticism का ही part है. The very beautiful concept given by Clint Brooks, जिसमें उन्होंने irony और metaphor और बहुत सारे literary devices की importance के बारे में समझाया है. Mainly he concentrated on irony as a principle of structure of a particular poetry. The next topic, again very favorite topic of examiners, intentional and affective fallacy, given by Wimsatt and Monroe Beardsley. इसमें उन्होंने समझाया कि किस तरीके से generally we make the mistake of judging a particular document, particular poetry, either by the intentions of the writer or by the effect on the readers. Actually, we should do the close reading of the text. सब कुछ text में ही inherent है. अगर हम text को अच्छे से समझेंगे, we need not run after the intention of the author or the effect on the other readers. Let us move to block 5, जो कि Marxism से related है. Block 5 is all about Marxist theories. Specifically, two things you need to cover: Marxist view of literature, जिसमें कि हम ऐसे लिटरेचर को स्टडी करते हैं जिसमें किसी तरीके का क्लास डिफरेंस इनहेरेंट होता है, जैसे कि चार्ल्स डिकेंस का हार्ड टाइम्स एंड यू कैन से फिट्जजेरल्ड का द ग्रेट गैट्सबी. And we have to study about the base and superstructure. Superstructure किसी भी मेजर स्ट्रक्चर को बोला जाता है, जैसे कि पॉलिटिक्स और रिलीजन, और किस किस चीज से मिलकर वो सुपरस्ट्रक्चर बनती है, दैट इज बेस. Next block is block 6, that is related to feminism. Feminist literary criticism. फेमिनिज्म को समझना जरूरी हो जाता है किसी भी लिटरेचर स्टूडेंट के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए भी, कि किस तरीके से कुछ स्टीरियोटिपिकल चीजें सोसाइटी में प्रिवेल कर रही हैं सिंस एजेस.
जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो कुछ नाम है जो हमारे दिमाग में हमेशा आते हैं, और वो नाम है इन चार फीमेल्स के, मैरी wollstonecraft, वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन डी बोवर एंड एलेन शोवोल्टर। और इनके द्वारा लिखे गए कुछ बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स और एसेज वी कैन से। मैरी wollstonecraft, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792, प्लीज ईयर्स याद रखिए। वर्जीनिया वुल्फ, अ रूम ऑफ one's own, the second sex, by Simone de Beauvoir, and Ellen Showalter gave a concept gynocriticism। देखिए, मैरी wollstonecraft ने कितनी बहुत ही अच्छी एक बात कही है, women are not naturally inferior to men but appear to be only because they lack education। बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन एजुकेशन की तरफ था इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में मैरी wollstonecraft का। शी वांटेड टू से दैट एजुकेशन इज द टूल जिसको लेकर एक फीमेल अपने आप को डेवलप कर सकती है एंड कैन बी इक्वल टू मेन। Next feminist theory is related to A Room of One's Own, given by वर्जीनिया वुल्फ, जो कि 1929 में पब्लिश हुआ था। इसकी कोट के थ्रू ही हम इसकी थीम को समझ जाएंगे। She wants to say in this one, a woman must have money and a room of her own if she is to write fiction। अगर एक फीमेल अपने आप को डेवलप करना चाहती है स्पेसिफिकली टू बी अ राइटर, तो उसके पास एक प्राइवेट स्पेस होना चाहिए और फाइनेंशियल लिबर्टी भी होनी चाहिए। द सेकंड सेक्स में सिमोन डी बोवर क्या कहना चाहती है, वो कहना चाहती है कि फीमेल्स एक सेकेंडरी टेक्स्ट है। जो कि इसका टाइटल है वही अपने आप में बताता है कि व्हाट डज शी एक्चुअली वांट टू से इन दिस। सिमोन डी बोवर 1908 to 1986 has been a very famous critic and existentialist। सिमोन डी बोवर डिस्कस करती हैं कि किस तरीके से थ्रू आउट द हिस्ट्री फीमेल्स को सेकेंडरी ही माना गया है, and we really need to go back to basics to improve the situation। The next concept is gynocriticism, जिसमें बताया गया है कि एक फीमेल फ्रेमवर्क क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को एनालाइज करने का। द concept given by Ellen Showalter। The next topic, deconstruction, which is block 7। ब्लॉक 7 की या deconstruction की जब हम बात करते हैं तो दिस इज द नेम that should click to your mind, that is Jack Derrida, 1930 to 2004, who throughout his life developed this concept of deconstruction कि कोई भी चीज जो है वो कुछ छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बनती है, and if we analyze those parts, basically we will be doing the deconstruction analysis of a particular theory or text or poetry। इसी ब्लॉक में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है रोलेंड बार्थ्स का, दैट इज डेथ ऑफ द ऑथर। टॉपिक समझकर आप पढ़ ही गए होंगे कि इसमें क्या हो सकता है। 1967 का ये टॉपिक है, एंड ही सेज बेसिकली दिस इज द थीम, द बर्थ ऑफ द रीडर मस्ट बी एट द कॉस्ट ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर। जब हम ऑथर को पूरी तरीके से भूल कर किसी चीज को पढ़ते हैं, दैट इज द ट्रू एनालिसिस ऑफ अ टेक्स्ट, एंड वी नीड टू एक्चुअली किल द ऑथर टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर टेक्स्ट। This one, from work to text, this is another favorite topic of एग्जामिनर्स। बेसिकली रोलेन बार्ट्स का ही दिया हुआ ये कंसेप्ट है, जिसमें उन्होंने बताया कि वर्क और टेक्स्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। टेक्स्ट इज बेसिकली द रिटन वर्ड्स इनसाइड अ बुक, और वो बुक बेसिकली एक वर्क है किसी भी राइटर का। द रिलेशन ऑफ राइटर, रीडर एंड ऑब्जर्वर इज चेंज्ड बाय मोमेंट फ्रॉम वर्क टू टेक्स्ट। वी हैव रीच्ड टू ब्लॉक 8। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को जो मैंने आपको बताए हैं कवर कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, आई कैन अश्योर यू। लेकिन बहुत डिटेल में कवर करना बहुत जरूरी है इन सभी टॉपिक्स को। एट प्रेजेंट वी आर नॉट कंडक्टिंग द क्लासेस ऑफ MEG 05 फॉर जनवरी एग्जाम, और courses are already finished। If anybody wants to join the classes for June exam, they can contact as per the link given in description।
में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़। और पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ की जब हम बात करते हैं तो 3 पिलर्स हैं जो हमारे सामने आते हैं। वन इज़ एडवर्ड सेड, जिन्होंने 1978 में ये कॉन्सेप्ट दिया था, ओरिएंटलिज्म, हाउ द वेस्टर्न पीपल एनालाइज द ईस्टर्न पीपल। बेसिकली वेस्टर्न जो कि कॉलोनाइज कर चुके हैं ईस्टर्न लोगों को, स्पेसिफिकली दीज एशियाटिक पीपल, जिसमें कि इंडिया भी आता है, उन लोगों के लिए वेस्टर्न लोगों का क्या व्यू पॉइंट है आज भी, दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन ओरिएंटलिज्म। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सबॉल्टर्निटी, दैट इज गिवन बाय गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। गायत्री स्पिवक जो कि एक बहुत फेमस पोस्ट कॉलोनियलिस्ट मानी जाती है, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कैन दी सबॉल्टर्न स्पीक, जो सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1985 में। शी इज एन इंडियन स्कॉलर, लिटरेरी थियरिस्ट एंड फेमिनिस्ट क्रिटिक। और इशू रेज करती है वो इसमें कि डू सबॉल्टर्न हैव गॉट द राइट्स टू स्पीक। सबॉल्टर्न जो कि किसी भी तरीके के सो कॉल्ड इंफीरियर ग्रुप ऑफ सोसाइटी को कहा जाता है। And here comes Homi K. Bhabha. He is around 72 at present, very famous critic of post-colonial studies and is considered to be the third pillar after Edward Said, जिनको हमने अभी डिस्कस किया, and Gayatri Chakraborty Spivak. This name is also very prominent. He gave the concepts of hybridity, ambivalence, cultural difference, and mimicry, and these all are considered to be the impacts of colonialism. इसी वजह से हम इसको पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में इंक्लूड करते हैं। To cover all these topics in detail, you may join the classes and the link to contact has been given in description. Please do not forget to share and subscribe the channel. Keep learning, keep watching, and best of luck for your exams.